इन दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीसी विद अमन पे। यह जो क्लास है ये सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कॉर्पोरेट पॉलिटिकल साइंस। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी फुल्ली गारंटी है, क्योंकि इस क्लास में इतना बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँगा, इतना करूँगा कि कुछ सुनने के साथ दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। इस चीज़ के आप लोग याद रखिए, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट करते नहीं करते हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं। शक्ति मतलब पावर, संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो इसकी विशेषता एवं स्थापना के उपयोगों का क्या करना, वर्णन करना है, और वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता का विवेचना भी करना है। ठीक है, प्रासंगिकता मतलब इसका प्रशंसा जो हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए सब कुछ को छोड़ते हुए हम लोग पहला काम परिचय को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते। तो शक्ति संतुलन पद्धति राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का नाम है। मतलब बहुत सारे देश के बीच में संतुलन बनाए रखने का क्या है, एक नाम है। तो इसका जो मूल आधार है, कोई भी राष्ट्र मतलब इतना भी अधिक शक्तिशाली ना बन जाए कि वह अन्य राष्ट्रों को डराकर धमकाकर अथवा अन्य राष्ट्रों को आक्रमण कर। मतलब इसका एक ही काम होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्र है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है, इतना पावरफुल ना हो जाए कि पाकिस्तान को डरा कहीं ना रखे। इस शक्ति संतुलन का काम है। लेकिन हम लोग एक्शन में डराते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि इस शक्ति संतुलन कहने का मतलब होता है कि किसी भी देश इतना शक्तिशाली ना हो जाए गलती से भी कि वो किसी देश को धमका कर रखे, किसी राष्ट्र को धमका कर रखे या आक्रमण कभी मन कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। किसके रहने पे शक्ति संतुलन रहने पे, है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति संतुलन के द्वारा शक्ति समत्व की स्थापना होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति बनाई जाती है। ठीक है, जिसके चलते कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर अपना अधिपत्य ना बना पाए, है ना, ताकि संतुलन बना रहे। इसका मूल उद्देश्य यह है कि कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के मामले हस्तक्षेप ना कर सके तथा राष्ट्रों के बीच संतुलन बना रहे। यह एक सकारात्मक संकल्पना है। मतलब शक्ति संतुलन का एक ही मतलब है कि मान लो कि किसी देश पास इतना पावर ना हो जाए कि वह दूसरे देश को डरा सके। इसी चीज को कंट्रोल कौन करता है, शक्ति संतुलन करता है। एक संस्था है, ये कंट्रोल करता है। ये एक सकारात्मक संकल्पना होती है, एक सोच होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्विंसी राइट ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ अन, मतलब इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, शक्ति संतुलन को एक ऐसी व्यवस्था बताया है जहां यदि कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण करता है, तो अन्य सभी राज्य शेष वो आक्रमण का सामना करना पड़े। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक देश दूसरे से आक्रमण गलती से भी कर दिया तो जितने भी राज्य बच जाएंगे, या राज्य कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस में होता है देश, इस चीज को बार बार हम बोलते हैं, है ना, याद रखिए, है ना। तो वो सब समान करना पड़ेगा, आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। सभी देश, जितने भी शेष बचे हुए देश हैं, सभी को क्या करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक मार्गेंतु के अनुसार एक विद्वान थे, वो क्या कहते हैं कि शक्ति संतुलन शक्ति को अनेक राष्ट्रों में ऐसा वितरण करना है कि सबको एक समान शक्ति प्राप्त, मतलब शक्ति सभी के पास बराबर हो। या तो ना हम पावरफुल ज़्यादा हो सकते ना आप हो सकते, सभी के पास क्या होना चाहिए, बराबर। यही काम कौन करता है, शक्ति संतुलन। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं शक्ति संतुलन की विशेषता। चलिए, पामर एवं पार्किनस, दो विद्वान थे, ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को निम्न 7 विशेषताओं का उल्लेख किया। कितना, 7। देखते हैं, सीधे सी बात एक एक करके देखते हैं। चलिए, पहला है कि शक्ति संतुलन अवधारणा से समत्व का भाव सुझावित होता है कि शक्ति का समान वितरण, परंतु यह याद रहना चाहिए कि संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधी का कोई अस्थायी लक्षण नहीं होता। मतलब जो संतुलन जो होता है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अस्थायी लक्षण नहीं हो सकता है। ये क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता, प्रयत्नशील। और साइपरमैन के शब्दों में, साइपरमैन एक विद्वान थे, वो क्या कहते हैं कि शक्ति संतुलन ईश्वर का कोई उपहार नहीं है, बल्कि राजनीतिक तथा कूटनीति का आविष्कार है। ये प्राकृतिक रूप से हमको मिला नहीं है ना, उपहार गिफ्ट में ईश्वर के द्वारा।
यह एक राजनीतिक और कूटनीति का क्या आविष्कार इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। कौन कहते हैं? साइपर मैन। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यद्यपि यह यथास्थिति मतलब यद्यपि यह यथास्थिति का पक्षधर है कि फिर भी प्रभावी होने के कारण यह परिवर्तनीय है। मतलब इतना प्रभावी होने के कारण फिर भी क्या है? परिवर्तनीय है। मतलब परिवर्तन करता, डिफरेंट करता। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि यह कहना अत्यंत कठिन है कि पूर्व शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना और स्थिर कर सकना असंभव है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक रूप से शक्ति संतुलन शायद ही कहीं दिखाई देता है। शक्ति कभी दिखाई देता है? पावर ना नहीं दिखाई देता। तो इसका वास्तविक परीक्षण ही तो युद्ध के दौरान ही हो सकता, यानी हम किसी से लड़ेंगे तो ही हो सकता। और यदि युद्ध होता है तो स्पष्ट है कि वास्तविक संतुलन था ही नहीं। मतलब युद्ध हो जाएगा तो वास्तव में ये संतुलन है ही नहीं। मतलब बल का पता तब चलेगा जब हम लड़ेंगे, लेकिन एक चीज याद रखें, संतुलन वास्तविक में तब नहीं रहेगा क्योंकि युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया। घर में ही देखिए, लड़ाई हो गई तो संतुलन है नहीं है ना? तो संतुलन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है और राजनीतिज्ञ इसे व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं। इतिहासकार क्या देखते हैं? वस्तुनिष्ठ। और राजनीतिक जो है पॉलिटिकल साइंस वाले वो क्या बोलते हैं? व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। याद रखिएगा 2 पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक और सर्वाधिकवादी दोनों राज्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं। छोटे राष्ट्र तो इसका शिकार बन जाते हैं। जिसके पास ज़्यादा पावर होगा वही ना, है ना? आपको ये तो पता होना चाहिए। अथवा दर्शक के रूप में रहते हैं। साइपर मैन के अनुसार, ठीक है, वही विद्वान जो पहले कहे हैं कि छोटे राष्ट्र शक्ति संतुलन की तुलना के पल्लों में रखे जाने पर बांटे तो कुछ अधिक नहीं हो। रस छोटे राष्ट्र उसको बराबर नहीं मिलेगा बड़े राष्ट्र के, है ना? ये बोलते हैं ना। अब हम लोग देखेंगे शक्ति संतुलन का मान्यताएं, एक एक करके हम लोग क्या देखेंगे? मान्यताएं। तो विनिकिस्टी राइट ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत में निहित 5 मान्यताएं का उल्लेख किया। कितना? 5। पहला देखते हैं कि प्रत्येक राज्य उपलब्ध शक्ति एवं साधनों के द्वारा, जिनमें युद्ध भी शामिल है, अपने महत्व हितों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो भी होंगे सब अपना क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कि राज्यों के महत्वपूर्ण हितों को या तो खतरा उपस्थित होता है या उनके लिए संकट की संभावना हमेशा बनी रहती है। यदि ऐसा ना हो तो राज्यों को उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ता, है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति संतुलन या तो अन्य राज्यों को आक्रमण या भय दिखाकर महत्वपूर्ण हितों की रक्षा में सहायता होता है, या आक्रमण होने पर आक्रमणकारी के पक्ष में विषय पर प्राप्त करके क्या मर्मनिक हितों की रक्षा करता है। 2 ही काम कर सकते हैं, या तो रक्षा कर सकता है या तो आक्रमणकारी के पक्ष में करके आक्रमण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों की शक्ति का ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, ठीक मूल्यांकन किया जाता है और भविष्य में इनकी शक्ति क्या होगी इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। किसका? शक्ति संतुलन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजनीतिज्ञ अपनी विदेश नीति की निर्माण शक्ति संबंधी तथ्यों की सूझबूझ के साथ और सोच समझ कर करते हैं। ठीक है, इस तरह से मान्यताएं इनका आप लोग एंड कर सकते हैं। अब देखते हैं शक्ति संतुलन बनाए रखने के साधन एवं विधियां। इनका क्या क्या विधियां? पहला, शक्ति का संरचना देखते हैं। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए शत्रु पक्ष की अपेक्षा अत्यधिक शक्ति संचय करना होता है और अधिक शक्ति संचय करने से एक तो शत्रु राष्ट्र के मुकाबले में एक अपनी शक्ति बढ़ा लेता है। क्या करता है? शत्रु राष्ट्र के मुकाबले अपनी शक्ति बढ़ा लेता है तथा दोनों राष्ट्रों के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है, क्या तो संतुलन स्थापित भी हो जाता है। शीत युद्धकालीन समय के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, पाकिस्तान, चीन, इजराइल, अरब देशों के संबंधों की इसी संदर्भ में
समझा जा सकता है, इस चीज़ के संदर्भ में समझा जा सकता है। अब देखते हैं संधिया समझौता। संधिया समझौता क्या है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरा साधन, एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों से संधिया समझौता करना पड़ता है। क्या करता है? संधिया समझौता करना होता है। जब एक राष्ट्र अपने आप को दूसरे किसी राष्ट्र के मुकाबले कमजोर पाता है, तब उस राष्ट्र के मुकाबले संतुलन बनाने के लिए संधि समझौता का सहारा लेता है। भारत के मुकाबले में अपने आप को कमजोर पाकर पाकिस्तान ने अमेरिकी गुट के साथ अनेक संधियां की थी। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं शस्त्र एकीकृत करना। सशस्त्रीकरण शक्ति संतुलन बनाए रखने की एक अन्य विधि है और अपने आप को सैनिक दृष्टि से कमजोर पाने वाले राष्ट्र शस्त्र एकत्रित करके अपने आप संतुलन बनाए रखता है। ये सब संतुलन बनाने रखने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं भेदी नीति। भेद नीति मतलब शत्रु पक्ष के साथी राष्ट्रों में भेद फूट डालना, उनको कमजोर तो करना होता है, साथ ही इस विधि के फलस्वरूप शक्ति संतुलन को भी बनाए रखा जा सकता है। शक्ति संतुलन क्या रहा तो बनाया जा सकता है। 1948 ईस्वी में सोवियत संघ तथा पूर्व युगोस्लाविया के बीच फूट पर जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्व युगोस्लाविया की सहायता के लिए तत्पर हो गया था। तो ये हो चुका है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कहने का मतलब होता है शक्ति संतुलन की स्थापना हेतु हस्तक्षेप का प्रयोग भी महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, कई बार अपने गुट के किसी सदस्य राज्य दूसरे गुट में जाने की संभावना से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है, मतलब साइन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मध्यवर्ती राज्य। मध्यवर्ती राज्य कहने का मतलब होता है कि शक्ति संतुलन स्थापित करने का तरीका है और मध्यवर्ती राज्य का एक ऐसा तत्व बफर राज्य स्थापित किया जाए जो दुर्बल हो और दो बड़े देश के बीच स्थित हो। ठीक, कितने दो बड़े देश के बीच स्थित हो। ऐसी मध्यवर्ती राज्य का काम है कि दोनों बड़े अमित्र राष्ट्रों को अलग अलग रखकर उन युद्ध छेड़ने की गुंजाइश को कम करना, तो उनसे युद्ध होने की जो गुंजाइश होगा उसको क्या करना, कम करना। अन्य कारण कि शक्ति संतुलन बनाए रखते शक्ति संतुलन। ठीक है, शक्ति संतुलन का में क्या है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने में वो जो पॉइंट है वो देख सकते हैं। कौन पॉइंट है कि प्रदेशों क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। हजियाना या मुआवजा देने की महत्वपूर्ण साधन हो सकता है ना। 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में रूस, पेरिस तथा ऑस्ट्रिया ने पोलैंड का बंटवारा हर्जियाने व मुआवजे के रूप में शक्ति संतुलन स्थापना करने के लिए किया जाता है ना। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना भी हुआ था। पहला देखिए कि राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसके लिए आलोचना किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं शक्ति संतुलन नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त रहते हैं। क्या रहते हैं? भयग्रस्त रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शक्ति संतुलन का आदर्श क्या होता है? वितरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति संतुलन युद्धों का क्या है? कारण है। युद्धों का क्या है? कारण है ना। शक्ति संतुलन संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शक्ति संतुलन जो होता है वो असंतुलन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट में देख सकते हैं शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिक रूपक होता है। क्या होता है? यांत्रिक रूपक होता है। इसी तरह से आप लोग इसके आलोचनाओं को लिख सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे? निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती और राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रही है ना। उद्योगवाद वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है। जन शिक्षा के प्रचार प्रसार ने लोकतंत्र के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। जनमत का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। औपनिवेशिक सीमाएं गायब होती दिखाई दे रही हैं। तो आर्थिक संबंधता, कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्व पर जोर पकड़ रहा है। ठीक, क्या पकड़ रहा है? जोर पकड़ रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। फिर आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर अच्छा लगा हो तो इस आंसर को कृपया करके शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्पफुल हो सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।